जय हिंद दोस्तों। 9 नवंबर के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और आज का पहला टॉपिक है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, या कह सकते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। ये हर वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि भारत के सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाई जा सके। पहली बार इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1995 में हुई थी, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू की गई थी। ये पहल कि 9 नवंबर से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाएगा और ये समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई थी। अब इसमें जो समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को कानूनी सहायता देने की बात की जा रही है, तो ये किसी न किसी एक अधिकरण या प्राधिकरण के अंतर्गत दी जाएगी। तो उस प्राधिकरण का नाम है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी कि नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, ताकि कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं और जो भी उनके कानूनी मामले हो रहे हैं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए लोक अदालतें बनाई जा सकें। और इन लोक अदालतों का जो संरक्षक होता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, या कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका संरक्षक होता है। और जो द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो इस प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। और ये अधिकरण जो कार्य करता है उसमें दो मुख्य कार्य हैं। पहला तो ये है कि जिन लोगों को आवश्यकता है सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, और दूसरा विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन करता है। और जो सुपात्र लोग हैं उनमें देखिए महिलाएं और बच्चे हैं, अनुसूचित और जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, औद्योगिक श्रमिक, इन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है यह अधिकरण। बड़ी आपदाओं जैसे हिंसा हो गई, बाढ़ हो गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, या कोई औद्योगिक आपदाओं में कोई व्यक्ति पीड़ित हो गया तो उन्हें भी कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध कराता है ये प्राधिकरण। विकलांग व्यक्तियों को, हिरासत में रखे गए लोगों को, और ऐसे व्यक्ति जिनकी एनुअल इनकम, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं है, ऐसे लोगों को भी निःशुल्क कानूनी सहायता ये प्राधिकरण उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ बेगार और अवैध मानव व्यापार के शिकार जो लोग हुए हैं उन्हें भी निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है। भारतीय संविधान में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि अनुच्छेद 39 के ए में, जो कि एक नीति निदेशक तत्व का भाग है, में कहा गया है स्पष्ट तौर पर कि आवश्यक लोगों को, जिन लोगों को ज़रूरी हो, जो लोग स्वयं से कानूनी सहायता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सरकार उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है, जिस कारण से इस प्राधिकरण का महत्व और अधिक हो जाता है। अब ये जो मुफ्त विधिक सेवाएं दी जाती हैं इस प्राधिकरण के द्वारा, तो इसमें जो कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस लगती है और अन्य जो फीस लगती है वो सभी प्रकार की फ़ीस को अदा करना रहता है उसका कार्य। दूसरा, कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना इस प्राधिकरण का कार्य है। और कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की जो प्रमाणित प्रतियां, उसके लिए जो फीस देनी होती है वो उसका भी जो भार होता है वो प्राधिकरण वहन करता है। कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेज का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करने का जितना भी लागत आती है वो सभी ये प्राधिकरण वहन करता है, इन सभी लागतों को। अब इन मुफ्त कानूनी सेवाओं का लाभ लोग कैसे ले सकते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है। राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, जिसकी अध्यक्षता उस राज्य का जो उच्च न्यायालय लगता होगा उसका मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है इसकी अध्यक्षता, और यही इसका मुख्य संरक्षक भी होता है। और जबकि एक कोई उसी उच्च न्यायालय का एक कोई सेवारत या फिर सेवानिवृत्त भी हो सकता है, उस न्यायाधीश को इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाता है। जिला स्तर पर निःशुल्क कानूनी सहायता राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत है, जिसका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है। तालुका स्तर पर जो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है।
और उच्च न्यायालय पर के स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, जबकि उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय का अपना एक विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी हर एक स्तर पर व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायताएं ले सकता है। देखिए, भारतीय संविधान का अंतिम जो लक्ष्य बनाया गया है वो व्यक्ति को हर प्रकार का न्याय देने के लिए ही बनाया गया है, चाहे सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो। तो न्याय लेने के लिए व्यक्ति को परेशान न होना पड़े, व्यक्ति को तनाव न झेलना पड़े, इसलिए निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है सरकार के द्वारा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा लोक अदालतें बना करके, जिसमें से यहाँ आपने देखा कौन कौन से लोगों को, जो सुपात्र लोग हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास किया जाएगा और प्रत्येक स्तर पर लोगों को सुचारू रूप से निःशुल्क कानूनी सहायता मिल सके, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरा प्रबंध किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जो करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी था उसको हमने डिस्कस किया कि 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। पहली बार 1995 में मनाया गया था। इसी से रिलेट करके आ जाता है कि इसको मनाने, ये जो जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस को मनाने का, वो किसके द्वारा, वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा, जिसका गठन 1987 में हुआ था, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा। और इस राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो संरक्षक होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है, जबकि जो द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उच्चतम न्यायालय का, वह कार्यकारी अध्यक्ष होता है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये। दूसरा टॉपिक चुनाव से रिलेटेड है, लेकिन भारत के चुनाव नहीं बल्कि अमेरिका के चुनाव से संबंधित है। और इसमें बहुत लोगों को दुख हुआ होगा, लोग सोच रहे थे ट्रंप जीतेंगे, लेकिन ट्रंप नहीं जीते हैं। जो बाइडेन ने अमेरिकी के राष्ट्रपति पद का जो चुनाव था उसको जीत करके राष्ट्रपति बन गए हैं अब, और ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। इससे पहले ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अमेरिका के ये 47वें उपराष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और इससे पहले ये उपराष्ट्रपति भी थे। इन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 290 वोट हासिल किए, जबकि 270 वोट जिसे मिल जाते हैं वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। कुल 538 सीटों के लिए, यानी कि इलेक्टोरल के लिए चुनाव होता है। अगर जो व्यक्ति 270 वोट पा जाता है वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाता है। इन्हें 290 वोट मिले और ये ट्रंप को हरा करके अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। सभी को पता होगा अमेरिका में केवल 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उन्हीं दोनों पार्टियों में से किसी एक में से राष्ट्रपति चुना जाता है। और चूंकि वहाँ राष्ट्रपति ही मुख्य पद है, क्योंकि वहाँ अध्यक्षात्मक शासन है, जबकि भारत में तो बहुत सी पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं, लेकिन अमेरिका में केवल 2 ही पार्टियां चुनाव में भाग लेती हैं और उनमें से ही एक मुखिया चुन कर आता है जो राष्ट्रपति जिसे के रूप में जाना जाता है, जबकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आगे चल कर के जब हम राज्य व्यवस्था की कक्षाएं शुरू करेंगे तो उसमें हम इस चुनाव प्रणाली को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी फ़िलहाल इतना ही समझिए कि जो बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। 290 वोट इन्हें मिले हुए हैं, जबकि टोटल 538 सीटों के लिए चुनाव होता है। नवंबर के पहले सप्ताह में ही ये राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है। हर 4 साल में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। ये कुछ फैक्ट्स है, आप याद रखिएगा इन्हें। इनके साथ ही कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की अमेरिका महिला थी, इन्हें उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है, जो कि पहली अश्वेत और पहली ही भारतीय मूल की महिला हैं। भारतीय मूल का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत में पैदा हुआ रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाएगा। यहाँ देखिए कुछ डिटेल दी गई है जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर के बारे में। पूरा नाम है इनका, इनको बाइडेन बोलते हैं, जे बाइडेन भी बोलते हैं। जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर, ये इनका पूरा नाम है। जन्म 1942 में हुआ था। 2009 से 2017 तक ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया इन्होंने, और ये डेलावेयर प्रांत है अमेरिका में, वहाँ के संयुक्त राज्य सीनेटर के रूप में भी काम करते रहे। ये बहुत ज़्यादा
आवश्यक जानकारी नहीं है, फिर भी आपको PDF दे दी जाएगी जिस पे आप इन जानकारी को पढ़ सकते हैं। कमला हैरिस के बारे में देख लीजिए। कमला हैरिस का जन्म 20 अक्टूबर 1964 को हुआ था, कैलिफोर्निया में हुआ था। 2017 से कैलिफोर्निया से जूनियर यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर के रूप में ये काम कर रही थी। इनकी जो माँ थी ये भारत से थी, ये श्यामला गोपालन, ये बायोलॉजिस्ट हैं। ये 1958 में चली गई थी भारत से अमेरिका, 19 वर्ष की आयु में चली गई थी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। और इन्होंने किसी एक ब्रिटिश जमैका के कोई व्यक्ति जो 1961 में अमेरिका आया था उससे शादी कर ली थी। तो इनकी माता भारत से गई थी, भारत में पैदा हुई थी वो। इस कारण से कमला हैरिस को भारतीय मूल की महिला कहा जा रहा है। अब भारतीय मूल के हैं, वहाँ उपराष्ट्रपति बन गई, तो हम सभी को गर्व होना चाहिए। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है, इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया PSLV C49 सैटेलाइट। ये और गर्व की बात है। PSLV एक ऐसा प्रक्षेपण यान है जो 51 मिशन अभी तक कंप्लीट कर चुका है और इनमें से मात्र 2 ही फेल हुए हैं। एक 1993 में फेल हो गया था जब PSLV D1 मिशन था, और एक 2017 में फेल हुआ था PSLV C39। इसके अलावा इसने जितने भी मिशन इसके रहे हैं सबको इसने सफलतापूर्वक संपन्न किया है। तो इसके बारे में जानते हैं। इसरो का ये 2020 में लॉन्च किया गया पहला मिशन था। इसने एक उपग्रह है EOS-01, इसको और इसके साथ 9 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया है। जो EOS-01 उपग्रह है यह पृथ्वी के अवलोकन के लिए प्रक्षेपित किया गया है, जो कि कृषि के क्षेत्र में, वानिकी के क्षेत्र में और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में सहायता प्रदान करेगा। कैसे सहायता प्रदान करेगा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब स्पेस टेक्नोलॉजी क्लास को पढ़ेंगे तब बेहतर ढंग से हम समझेंगे। और इसके अलावा जो 9 अन्य उपग्रह ले गया है उसमें से लिथुआनिया का 1 है, लग्जमबर्ग के 4 हैं और US के 4 उपग्रह हैं। प्रमुख देशों की जो प्रमुख देश हैं उनकी भी स्पेस एजेंसियां इतने कम कीमत पर उपग्रह प्रक्षेपित नहीं कर पा रही हैं जितनी कम कीमत पर इसरो उपग्रहों को भेज देता है अंतरिक्ष में। यही कारण है कि अमेरिका जैसे देश भी भारत से उपग्रह के प्रक्षेपण के मामले में सहायता लेते हैं, जबकि उनकी खुद की स्पेस एजेंसियां हैं। तो इस चीज़ में हम लोगों को गर्व होना चाहिए। स्पेस एजेंसी को बहुत बढ़िया से स्पेस टेक्नोलॉजी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इससे संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को गलत नहीं होने दिया जाएगा। अब देखिए, ये जो प्रक्षेपित किए गए हैं 10 उपग्रह, ये मित्र देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष विभाग के न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ एक वाणिज्यिक समझौते के तहत लॉन्च किया गया है। यानी कि इस कार्यक्रम के द्वारा भारत अपने जो मित्र देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को दिखा रहा है कि उनके लिए भारत हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसरो के जो अध्यक्ष हैं KS सिवान हैं और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला टॉपिक है मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो देखते हैं, इसमें मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। उनकी उम्र अभी 62 साल की है और वो अगले 3 साल तक मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के रूप में कार्य करेंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में काम करेंगे। इससे पहले बिमल जुल्का थे मुख्य सूचना आयुक्त। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद ही इनको इस मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए, जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है ये केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, और ये सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में आया था, इसके अंतर्गत जो केंद्रीय सूचना आयोग है ये एक वैधानिक निकाय है। इस निकाय में 10 सूचना आयुक्त और इसके अलावा एक मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति जान रहे हैं, नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाकर की जाती है और उसके लिए शपथ दिलाने से पहले एक समिति बनाई जाती है। वो समिति सिफारिश करती है कि किस व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर बिठाया जाए, और उस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं जो कि अध्यक्ष होते हैं समिति के। एक लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, याद रखिएगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और एक अन्य
प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड एक के कैबिनेट लेवल का मिनिस्टर, ये 3 लोग होते हैं। प्रधानमंत्री जो कि समिति का अध्यक्ष होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट स्तर का मंत्री, ये 3 से मिल करके एक समिति बनती है। वही समिति सिफारिश करती है कि किस व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर बिठाया जाए और उस व्यक्ति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। वर्तमान में 7 सूचना आयुक्त हैं, 3 जगहें अभी खाली हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त जिनकी अभी नियुक्ति हुई है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है, या फिर जो व्यक्ति उस पद पर बैठ रहा है उसकी आयु 65 वर्ष तक हो, यानी 65 वर्ष के बाद उसे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। भारत में जो पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, चूँकि सूचना का अधिकार 2005 में आया, 2005 से लेकर 10 तक वजाहत हबीबुल्ला ये पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे, जो 2005 से लेकर 2010 तक थे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए टीआरपी से रिलेटेड है। न्यूज़ काफ़ी दिन से चल रही थी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट लगी जिस वजह से इसको उठा लिया है मैंने। टीआरपी का आकलन करने के लिए एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो इसमें देखेंगे समिति कौन सी है, समिति का काम क्या है और समिति को रिपोर्ट कब तक देनी होगी, और टीआरपी वाला मामला क्या है और समिति का गठन करना क्यों पड़ा है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये देखिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों की मौजूदा टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी का आकलन करने के लिए, किस लिए, टीआरपी का आकलन करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है और इसका अध्यक्ष बनाया गया है प्रसार भारती के सीईओ को, जो शशि एस वेम्पति हैं, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया इस समिति का। इसका काम क्या करना होगा, इसका काम होगा कि एक ऐसा ढांचा बनाया जाए जो रेटिंग प्रणाली के लिए सशक्त हो, पारदर्शी हो और जवाबदेह हो। और ये काम इस समिति को 2 महीने के भीतर करना होगा और 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देनी होगी। और ये रिपोर्ट किसको देंगे, ये सूचना और प्रसारण मंत्री को देंगे। यानी इस समिति का गठन किसने किया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया। ये समिति रिपोर्ट भी अपनी सूचना और प्रसारण मंत्री को देगी। और इस समिति का गठन की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि कुछ समय पहले टीआरपी घोटाला हुआ था। अब टीआरपी घोटाला हुआ कैसे था, टीवी चैनल्स अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि जिस भी चैनल की ज़्यादा टीआरपी होगी उस चैनल पे आने वाले जो भी एडवर्टीजमेंट है उनकी कीमत बढ़ जाएगी और उनकी कमाई बढ़ जाएगी। तो इस कारण टीआरपी का घोटाला किया गया और इसमें ये देखा गया था कि कुछ टीवी चैनलों ने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पेमेंट किया था और टीआरपी में हेर फेर किया था। अभी पता कैसे चलता है कि किसी भी चैनल की टीआरपी कितनी ज़्यादा है या कम है, इसके लिए जो बार्क है यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, वो क्या करती है, वो जो घरों में डीटीएच लगाए जाते हैं, बॉक्स लगाए जाते हैं, उनके भीतर एक मीटर लगा देती है जिसको पीपल्स मीटर या फिर बारओ मीटर के नाम से भी जाना जाता है। उसमें ये आंकड़ा दर्ज होता रहता है कि किसी भी घर में जो डीटीएच लगा है उसमें कौन सा चैनल कितने समय तक देखा गया। जो चैनल जितने ज़्यादा समय तक और जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उस आधार पर एक रैंडमली, सभी घरों पे नहीं लगा हुआ है, ये लगभग भारत में 45,000 से 50,000 के बीच में लगा हुआ है और उसी के आधार पर एक आंकड़ा निकाल लिया जाता है कि किसी चैनल को लोग कितना ज़्यादा देख रहे हैं। जिस चैनल को जितना ज़्यादा लोग और जितनी बार देख रहे हैं जितने ज़्यादा समय तक, उस आधार पे टीआरपी निकाल लेते हैं और ज़्यादा टीआरपी होने के नाते विज्ञापन ज़्यादा मिलते हैं उस चैनल को और विज्ञापन की कीमतों में बढ़ोतरी कर देते। इसलिए उन्होंने कुछ चैनल्स ने किया क्या था कि लोगों को पैसा दे करके बोला था कि हमारे चैनल को आपको देखना है और इसके लिए उन्होंने एक हंसा रिसर्च की जो टीम थी उसके रिटायर्ड कर्मचारियों की मदद ली थी। उन्होंने बताया था कि किस किस घर में बारोमीटर, किस किस घर के डिस्क का जो बॉक्स होता है उसमें बारोमीटर लगा हुआ है। तो ये जो घोटाला हुआ था, इस प्रकार की घटनाएं सामने ना आए इसके लिए समिति बनाई गई है। ये समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी सूचना और प्रसारण मंत्री को। और देखिए, बार्क ही ये जिम्मेदार है जो हर एक सप्ताह पर रेटिंग जारी करता है, यही टीआरपी वाली रेटिंग जारी करता है। देखते हैं समिति कहाँ तक सफल रहती है टीआरपी का एक सशक्त ढांचा बनाने के लिए। देखिए, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में पुनीत गोयनका हैं।
इसकी स्थापना बार्क की स्थापना 2010 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अगला टॉपिक देखते हैं, पर्यटक सुविधा केंद्र। ये देखिए, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री ये प्रहलाद सिंह पटेल हैं। इन्होंने केरल के गुरुवायूर में पर्यटक सुविधा केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया, यानी गए नहीं थे, बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन कर दिया। देखिए, गुरुवायूर में विकास पर्यटन सुविधा केंद्र एक बनना था। इसकी योजना 2017 में बन गई थी और टोटल 45.36 करोड़ यानी 45 करोड़ 36 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया था, जिसमें से 11 करोड़ 57 लाख रुपए लगा करके एक पर्यटक सुविधा केंद्र बना दिया गया है। अभी इस पूरा नहीं बना है, ये शुरू हो गया है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें अभी बाकी हैं? इसमें अभी CCTV नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म इमेजेंस सेंटर और मल्टी लेवल कार पार्किंग ये भी बाकी है। यानी कि लगभग 11.5 करोड़ का काम हो चुका है और अभी 34 करोड़ के आसपास का काम होना बाकी है। तो इस पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया है। ये पर्यटक सुविधा केंद्र किस पर्यटक सुविधा केंद्र का? जो केरल का गुरुवायूर। इस फैक्ट को याद रखिएगा, जो पर्यटक सुविधा केंद्र का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ है वो केरल के गुरुवायूर में है। और ये तो बदलता रहेगा। इम्पोर्टेंट है, ये किसके अंतर्गत इसका डेवलपमेंट किया गया है? ये प्रसाद योजना के अंतर्गत किया गया। प्रसाद योजना क्या है? हालांकि योजनाओं को तो हम अलग से कवर करेंगे ही, लेकिन फिर भी एक संक्षेप में समझ लेते हैं। ये देखिए, जो प्रसाद योजना है 2015 में शुरू की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। हिंदी में इसे तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान कह सकते हैं, जो कि एक राष्ट्रीय मिशन था। अंग्रेजी में इसे पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी एगमेंटेशन ड्राइव के नाम से जान सकते हैं। मंत्रालय याद रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। केंद्र के द्वारा 100% फंडेड है। केंद्र ही 100% वित्त पोषित करता है, यानी कि राज्यों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। केंद्र किसी भी प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा पैसा खुद लगाता है। जो भी इसमें काम किए जाते हैं, जैसे इसका सड़क बनाना हो, वहाँ पर रेल यातायात का डेवलपमेंट हो, जल परिवहन का डेवलपमेंट हो, कनेक्टिविटी सूचना केंद्रों का विकास हो, ATM का विकास हो, और पर्यावरण के अनुकूल किसी भी प्रकार के ऊर्जा संसाधनों का विकास करना हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, प्रतीक्षालय की व्यवस्था हो, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनवाने हों, बाज़ारों का निर्माण कराना हो, दुकानें हो, कैफेटेरिया हो, दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे सुविधाएं देने के लिए ये PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को भी अपनाते हैं। और CSR के पैसे से भी ये कार्य तीर्थ स्थानों को और आध्यात्मिक विरासत स्थलों को विकसित करने का कार्य करते हैं। क्योंकि योजनाओं में क्या है, योजनाओं में हम तो सिंपली सारी चीज़ एक एक पॉइंट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो जोड़ करके दे देता है कि कोई भी स्कीम्स है वो किसके द्वारा वित्त पोषित है, इसमें अधिकांश फंस जाते हैं हम लोग। और उसके बाद इस प्रकार के पॉइंट भी दे देता है कि कौन से मॉडल पर आधारित है, PPP मॉडल पर आधारित है, या फिर इसमें एक पॉइंट जोड़ सकता है कि CSR के पैसे से तीर्थ स्थलों का विकास प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जाता है, तो वहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो प्रसाद योजना है इसमें जितने भी बुनियादी ढांचे मैंने बताया कि आप कनेक्टिविटी का विकास करना हो, या सड़क, जल, या किसी भी प्रकार के परिवहन का, ऊर्जा स्रोतों का विकास करना हो, कैफेटेरिया, दुकानें, बाज़ारों का विकास करना हो, प्रतीक्षालय बनवाने, सबके लिए CSR के पैसे का भी प्रयोग करते हैं और PPP मॉडल पर भी ये काम करवाते हैं अपने। तो इसे याद रखिएगा। अब याद रखिए, केरल के जो मुख्यमंत्री, ये फैक्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा। बराबर बदलते रहेंगे, लेकिन जब भी आप पढ़ें बराबर याद करते रहें। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं और जो कि राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये न्यूज़ भी कुछ 2-3 दिन पहले की है, लेकिन मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से और प्रारंभिक परीक्षा में भी खासकर UPSC IAS को देखते हुए इसको मैंने शामिल किया हुआ है। ये कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग कारत बांग्लादेश 2020 का शुभारंभ किया गया है। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 2020 का जो प्रोग्राम है वो बांग्लादेश और अमेरिका की नौसेनाओं के द्वारा शुरू किया गया है। कारत बांग्लादेश 2020 के लिए
जो उद्घाटन कार्यक्रम था वो ऑनलाइन, कोरोना की वजह से सारे कार्यक्रम ऑनलाइन ही आयोजित किए जा रहे हैं। इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश नेवी के कमांडर ने की थी और उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उस जो ऑनलाइन ही संपन्न हुआ था उसमें एक्सपेडिशनरी स्ट्राइक ग्रुप ESG-7 जो अमेरिका के हैं इनके कमांडर भी मौजूद थे वर्चुअली। ये जो नौसैनिक अभ्यास है बांग्लादेश और अमेरिका की सेनाओं के बीच, याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा 2020 का। ये करंट अफेयर तो देखिए एक लाइन का था यहाँ पर कि ये कारत बांग्लादेश 2020, ये अमेरिका की नौसेना के बीच ये नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या है, थोड़ा सा कारत अभ्यास के बारे में जान लेते हैं, प्रश्न यहीं से ही बनेगा। प्रश्न कैसे बनेगा देखते हैं। ये देखिए कारत अभ्यास क्या है। कारत अभ्यास एक वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास है। ये द्विपक्षीय अभ्यास किसके किसके बीच होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक फ्लीट, ये अमेरिकी नौसेना की एक कमान है जो कि कई आसियान देशों के साथ इसका संचालन करती है। यहाँ बहुत ध्यान दीजिएगा, कई आसियान देशों के साथ, ना कि सभी, कई आसियान देशों के साथ इसका संचालन करती है। वर्तमान में कारत अभ्यास 9 देशों की नौसेनाओं के साथ आयोजित किया जाता है। बांग्लादेश उनमें से एक है। अब ये देखिए जो कारत अभ्यास है ये शुरू किया गया था 1995 से। यह ब्रुनेई संस्थापक देश माना जा सकता है। ब्रुनेई के साथ ही शुरू किया था अमेरिका ने सबसे पहले 1995 से। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि कारत अभ्यास जो नौसैनिक अभ्यास है 1995 से शुरू किया गया था। ये 9 देशों के साथ 9 देशों के साथ वर्तमान में किया जा रहा है। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर। ये 9 देशों के साथ कारत अभ्यास अमेरिका की नौसेना करती है। अब ये देखिए यहाँ पर एक टर्म्स आया था कई आसियान देशों के साथ, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये ऐसे देश हैं जो कि आसियान के पार्ट हैं। आसियान एक संगठन है जिसके बारे में भी चर्चा संक्षेप में कर दूंगा, और डिटेल के लिए जो संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जब हम पढ़ेंगे तो संगठन के लिए अलग से एक सीरीज़ बना दूंगा। उसमें इतने बेहतर ढंग से आप सभी संगठनों को पढ़ लेंगे कि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता है। तो बांग्लादेश और तिमोर ये 2 ऐसे देश हैं जो आसियान में शामिल नहीं हैं लेकिन कारत अभ्यास में शामिल हैं। आसियान के बारे में चर्चा हो रही थी। आसियान देखिए एक संगठन है जिसको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के नाम से भी जाना जा सकता है। हिंदी में कहें तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। 1967 में इसको एक बैंकॉक घोषणा के अंतर्गत बनाया गया था, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो 5 संस्थापक देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बाद में इसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जुड़ गए। यानी वर्तमान में इस आसियान में 10 देश हैं। और देखिए काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में रहता है। भारत इस संगठन में शामिल नहीं है, फिर भी ये भारत के लिए महत्व रखता है। कई अन्य देशों के लिए भी ये महत्वपूर्ण संगठन है। और ये संगठन बनाया क्यों गया था? ये संगठन इसलिए बनाया गया था ताकि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संपूर्ण विकास हो सके। और उस संपूर्ण विकास का अर्थ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तकनीकी, संस्कृति, हर एक मामले में ये देश, इस संगठन में शामिल देश उन्नति कर सकें। और इस उन्नति को प्राप्त करने के लिए ये हर वर्ष, हर 1 साल में 2 बार सम्मेलन बुलाते हैं, और उस सम्मेलन को शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जा सकता है कि 1 वर्ष में 2 बार ये शिखर सम्मेलन बुलाते हैं ताकि संगठन के विकास किया जा सके। किन किन क्षेत्रों में? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, तकनीकी, संस्कृति, इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट हासिल किया जा सके। अन्य देश इस संगठन में अपना रुझान क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर दुनिया का तीसरा बड़ा बाज़ार है, 3rd लार्जेस्ट मार्केट है ये, और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। तो जनसंख्या जिस भी क्षेत्र की अधिक होगी तो वहाँ पर कंपनियों का
और अन्य विकसित देशों का रुझान रहे, क्योंकि वहाँ से वो अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं, अपने सामानों का, अपने उत्पादों को वहाँ भेज करके और वहाँ के बाज़ार का फ़ायदा उठा करके। भारत और आसियान के बारे में अगर बात की जाए तो भारत आसियान की 25 साल की एक डायलॉग पार्टनरशिप है, साथ ही साथ 15 साल की समिट लेवल की इंटरेक्शनशिप भी है। बाकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। हर एक पॉइंट को बहुत नोट करते जाइएगा, क्योंकि ना केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस में भी ये सारे पॉइंट आपको सफल बना देंगे। और कोई भी तैयारी कीजिए मज़े के लिए मत कीजिए, गंभीरता से कीजिए। और गंभीरता का मतलब अस्पताल में भर्ती होने वाला नहीं, सीरियस नहीं, सिंसियर होकर के तैयारी कीजिए, तब सफल हो जाएंगे। अगर केवल मज़े लेना है तो मज़े लेने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, तैयारी के नाम पे मज़ा मत लीजिए। अगला टॉपिक देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए खासकर। पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से अमेरिका बाहर हो गया है, और ये एकमात्र ऐसा देश है कि जब पेरिस जलवायु समझौता 2015 में हुआ था, उसके बाद से औपचारिक रूप से बाहर होने वाला देश बन गया, एकमात्र है और पहला देश है। पेरिस जलवायु समझौते के बारे में आप सभी जान रहे होंगे कि ये 2015 में हुआ था, जिसमें डिसीजन लिया गया था कि कोई भी देश जो विकसित है वो अगर कार्बन उत्सर्जन अपने स्तर से ज़्यादा करता है तो हर वर्ष कम से कम $100 बिलियन की राशि जुटाएगा। और इस समझौते में शामिल सभी देश प्रयास ये करेंगे कि इस सदी के अंत तक, यानी 2099 के बाद 3000 आ जाएगा, तो इस सदी के अंत तक जो भी पूर्व औद्योगिक स्तर का तापमान चल रहा है, जो भी अनुमान रहेगा, उससे 2% हमें कम ही रखना है। इस समझौते में 195 देशों की सरकारों ने हस्ताक्षर किया था, और अब 2 देश और जुड़ गए हैं। अब कुल 197 देश समझौते में शामिल हैं। अमेरिका हट गया है तो 196 से मान लीजिए। और एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जक देश हैं, चीन उनमें से पहले नंबर पर है। 27% जितना भी कार्बन इमिशन होता है, कार्बन उत्सर्जन होता है, जितना भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, उनमें से 27% अकेले चीन करता है। अमेरिका दूसरे नंबर पर था, 15% करता है। अमेरिका ने ये जो प्रतिवर्ष $100 बिलियन राशि देने की जो शर्त थी, उसको अनुचित, अब राष्ट्रपति जो थे उस समय डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनुचित ठहराया था, और फिर उसके बाद इस समझौते से निकलने के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया था। इस समझौते से निकलने के लिए 1 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र को अपना अनुमोदन भेजना होता है कि वह इस समझौते से हटना चाहता है। तो 4 नवंबर 2019 को उसने अपना अनुमोदन भेजा था कि भाई हम हटना चाहते हैं यहाँ से, और अब 1 साल बाद यानी 4 नवंबर 2020 को इस समझौते से हट गया है। तो याद रखिएगा इसको। जलवायु समझौता, जो पेरिस जलवायु समझौता, इसके बारे में एक संक्षेप में चर्चा हो ही चुकी है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन्हें आप देख लीजिए। ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत ये समझौता हुआ था। UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज संगठन में इसको भी पढ़ लेंगे। ये पर्यावरण संबंधी संगठन है। ये नवंबर 2016 से प्रभावी हुआ था, और UNFCCC के कार्यकारी सचिव पेट्रिसिया एस्पिनोसा हैं, और इसका मुख्यालय जर्मनी में है, बान में है। बान जर्मनी का ही एक प्रांत है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो करंट अफेयर्स में ही है। शक्तिकांत दास ने सार्क के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसमें हमें क्या है कि करंट अफेयर तो एक लाइन का ही है कि शक्तिकांत दास, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, इन्होंने सार्क देश में जो बैंक हैं उनके अध्यक्षों के साथ मिल करके 40वीं बैठक की अध्यक्षता कर ली है। और इस दौरान क्या किया, शक्तिकांत दास ने सीमित यूजर समूह सुरक्षित संचार नेटवर्क का भी उद्घाटन किया। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि इस बैठक में जो केंद्रीय जो सार्क देश हैं, उस सार्क देश में जो बैंकें हैं उन बैंकों के नाम देख लेंगे, और उसके बाद सार्क फाइनेंस की स्थापना के बारे में देख लेंगे, और सार्क जो संगठन है उसके बारे में भी एक संक्षेप में हम देख लेंगे। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सार्क फाइनेंस का अध्यक्ष है, और बैठक में जो सार्क देश के बैंक के अध्यक्ष शामिल हुए थे वो फजले कबीर, ये बांग्लादेश बैंक के थे।
दाशो पेनजोर शाही मौद्रिक ये प्राधिकारी ये भूटान के थे। शक्तिकांत दास ये भारत के थे। अली हाशिम मौद्रिक प्राधिकारी ये मालदीव के थे। महाप्रसाद ये नेपाल के थे। रेजा बाकिर ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थे। प्रोफेसर WD लक्ष्मण ये सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका और ये गवर्नर द अफगानिस्तान बैंक ये शामिल हुए थे इस बैठक में। सार्क फाइनेंस की स्थापना 9 सितंबर 1998 में हुई थी। और जैसे सार्क में वर्तमान में 8 देश हैं, वैसे ही 8 देशों की बैंकों के अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए थे। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाने जाने वाले एक ऐसा संगठन है जो 1985 में स्थापित हुआ था ढाका में 8 दिसंबर को। और जब स्थापित हुआ था तब इसमें 7 सदस्य थे: भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। 2007 में अफ़गानिस्तान शामिल हो गया और कुल मिला के 8 देश हो गए। इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से संगठन को जान सकते हैं। जितने देश हैं उतने देश की बैंकों के अध्यक्ष ने इस बैठक में भाग लिया था। और इन सार्क देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे लाया जाए, इसके लिए सार्क फाइनेंस की स्थापना 1998 में कर दी गई थी। और इस सार्क फाइनेंस का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक को ही बना दिया गया था। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला और अंतिम करंट अफेयर का टॉपिक है गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार। इस पुरस्कार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने छात्रों को दिया था। और ये पुरस्कार किन छात्रों को दिया था? ये उन छात्रों को दिया था जो जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा के क्षेत्र और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार किए थे, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार को प्रदान करने वाली संस्था का नाम है सृष्टि। अगर इसको बोला जाए पूर्ण रूप में तो सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूट, ये संस्था इस पुरस्कार को प्रदान करती है। 1993 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और इसको ये जो 5 श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों के अंतर्गत दिया जाता है। पहले तो ये है सृष्टि सामाजिक तकनीकी पुरस्कार, टेक्नोलॉजिकल एज पुरस्कार। तीसरे नंबर पर जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, स्वास्थ्य क्षेत्र नवाचार के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो, और सृष्टि GYTI पुरस्कार। और एक कम से कई के लिए एक से अधिक पुरस्कार, इसको सांत्वना पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं। तो 5 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसको सिंपली ये याद रखिएगा कि गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार उन वैज्ञानिक युवाओं को दिया जाता है जो जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार करते हैं। और जो नवाचार बेहतर होता है उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। आज का करंट अफेयर्स यहीं तक। हमारे किसी भी प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ही ज्वाइन कर लीजिए। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कस्टमर केयर नंबर भी दिया होगा। अगर किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो सीधे डायरेक्टली आप काउंसलर से जुड़ सकते हैं। लगातार तैयारी करते रहिए। आपको गाइडेंस देने के लिए हम लोग उपलब्ध हैं। तैयारी आपको स्वयं करनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बिना आपके मेहनत किए हुए कोई भी व्यक्ति आपको सफल नहीं बना सकता है। हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। रास्ते में चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम साधन बन सकते हैं, लेकिन साध्य जो चीज़ है उसे पाने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा। फिर मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के साथ। और जल्द ही कोर्स भी लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जो आपके न केवल PCS बल्कि IAS को भी बेहतर ढंग से, हिंदी माध्यम को तो निश्चित तौर पर बेहतर ढंग से पास करवाने में सफल हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।